Hello everyone, this is Sakshi Vashist and we are here on Incredible Ashram. So guys, प्रीवियस लेक्चर में हमने अभी तक देखा था जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हमने अभी तक वही देखा है। एंड आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कितने टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, किस किस बेसिस पे हो सकते हैं। तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेनली, एंड वो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ठीक है, इनको तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होता है इनके फॉर्मेशन के बेसिस पे, कि कब ये फॉर्म हो रहे हैं, किस टाइप से ये फॉर्म हो रहे हैं, मतलब ये किस टाइप से हम उन कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं, किस टाइप से हम उन कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे हैं, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक तो हम उस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करते हैं। दूसरा आता है हमारा एग्जीक्यूशन, कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किस टाइप से किया जा रहा है और एग्जीक्यूशन होने की वजह से किस किस टाइप में कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड हो रखे हैं। और पहला जो है हमारा वो आता है उसकी एनफोर्सेबिलिटी की बेसिस पे, मतलब एनफोर्सेबल कितना कब एनफोर्सेबल है या नहीं। और एनफोर्सेबल का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है कि लॉ की नज़रों में ये वैलिड है कि नहीं, मतलब लॉ इस पे डिसीज़न ले सकती है या नहीं, तो वो होता है इसका एनफोर्सेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया, उसके फॉर्मेशन के बेसिस पे, उसके एग्जीक्यूशन के बेसिस पे और उसके एनफोर्सेबल के बेसिस पे, ठीक है। अब एनफोर्सेबल के बेसिस पे हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो पहला तो आता है वैलिड एग्रीमेंट। पहला कौन सा आता है? वैलिड एग्रीमेंट। हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन, ठीक है, और वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, कि क्या वो लॉ की नज़रों में इन्फोर्सेबल है या नहीं, मतलब लॉ उस पर एक्शन ले सकती है या नहीं। इन केस फ्यूचर में कोई फ्रॉड हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या उसे रिएम्बर्समेंट मिलेगा या नहीं, मतलब उसका कंपनसेशन मिलेगा या नहीं। तो इस बेसिस पे होता है क्या, एनफोर्सेबल। तो पहला आता है वैलिड एग्रीमेंट, दूसरा आता है वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। पहला वैलिड एग्रीमेंट, दूसरा वॉइड एग्रीमेंट, तीसरा आता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है हमारा वैलिड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमने इन्फोर्सेबल उसके बेसिस पे देखा, मतलब उसके लीगल कितना लॉ की नज़रों में कितना सही है और कितना सही नहीं है, इसके बेसिस पे हमने देखा है। तो क्या होता है, पहला जो होता है वैलिड एग्रीमेंट। तो वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है, वैलिड एग्रीमेंट हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट वैलिड है, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, वो बन गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब एक तो हमने देखा क्या, कॉन्ट्रैक्ट या मतलब वैलिड एग्रीमेंट। दूसरा होता है वॉइड एग्रीमेंट, होता होगा, हम आगे उसको देखेंगे कि क्या होता है, अभी हम बेसिक इनका नाम जान रहे हैं। दूसरा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है फॉर्मेशन के बेसिस पे, कि हमने जब फॉर्म किया था कॉन्ट्रैक्ट, तो फॉर्मेशन के बेसिस पे किस टाइप के हो सकते हैं। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे बेसिकली 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन से?
एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने एक्सप्रेस करके बनाया हो, मतलब फॉर्मेशन के बेसिस पे, मतलब कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हमारा क्या रिएक्शन था, क्या एक्सप्रेशन थी, हमने किस बेसिस पे वो बनाया, हमने कुछ कह के बनाया, कुछ बोल के बनाया, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया, बिना एक्सप्रेस किए ही हम कॉन्ट्रैक्ट में चले गए, या फिर हमने एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था बट किसी रीज़न की वजह से, कुछ लॉ की वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट में पड़ गए। तो दीज आर द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और फिर आता है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इन्फोर्सेबल के बेसिस पे 3 हो गए, वैलिड, वॉइड, सॉरी इतने सारे हो गए, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, और फॉर्मेशन के बेसिस पे 3 हो गए, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन के बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे 2 होते हैं, एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और इट इज एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेड मतलब जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो एग्जीक्यूटेड हो चुका है, और एग्जीक्यूटरी मतलब जो अभी चल रहा है, अभी पूरा प्रोसेस उसकी कंप्लीट नहीं हुई है। हम डिटेल में इन्हें देखेंगे, लेकिन हम शुरू करते हैं हमारे एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहले कॉन्ट्रैक्ट से, दैट इज़ आर वैलिड एग्रीमेंट। और ये हम पहले 2 लेक्चर्स में इसी के बारे में शायद हमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली है, इसके बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा बात कर ली है कि वैलिड एग्रीमेंट क्या है, कि जो लॉ की नज़रों में वैलिड है, मतलब जो इन्फोर्सिएबल होता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, जिसमें सारे जो एसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट की, वो सारी एसेंशियल्स ये फुलफ़िल करता है, वो होता है हमारा वैलिड एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट क्या होगा, एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब जो लॉ की नज़रों में बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ की नज़रों में बिल्कुल सही है, वो है हमारा वैलिड एग्रीमेंट। और इसको हम बोल सकते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट वही तो होता है जो वैलिड एग्रीमेंट होता है। कोई एग्रीमेंट वैलिड है, मतलब कोई एग्रीमेंट है और वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है, इसका मतलब वो क्या हो गया, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इधर भी क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला टाइप जो हमारा इन्फोर्सेबिलिटी के बेसिस पे हमने देखा था, वो था हमारा कॉन्ट्रैक्ट, कि एक तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, दूसरा आता है वॉइड एग्रीमेंट। एक तो हो गया वैलिड एग्रीमेंट और दूसरा क्या हो गया, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो अब ये वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वैलिड मतलब जो लॉ की नज़रों में सही है, एंड वॉइड मतलब जो लॉ की नज़रों में सही नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हो गया हमारा वॉइड एग्रीमेंट। अब इसमें क्या गलती हो सकती है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या है, कि जो शुरू से ही वॉइड हो, मतलब शुरू से ही जो लॉ है उसने उसे गलत मान रखा है, कि स्टार्ट अगर आप एग्रीमेंट में पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये गलत है। जैसे कि अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो शुरू से ही गलत है, आपको माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए था, वो आपकी गलती है कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, और आप किसी के साथ फ्रॉड करके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर कोई फ्रॉड है, माइनर के साथ कर रहा है या फिर फ्रॉड कर रहा है, तो ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। ये एग्रीमेंट ही रह जाते हैं, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। क्यों?
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इनको इन्फोर्सेबल होना ज़रूरी होता है। और वॉइड जो है मतलब जो हमारी लॉ है उसने उसे गलत घोषित कर रखा है, तो वो गलत ही है, वो कभी लॉ इन्फोर्सेबल थोड़ी ना करवा सकती है उसे। तो जो वॉइड एग्रीमेंट है वो कभी इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता, वो वॉइड रहेगा। जिसमें आते हैं हमारे माइनर, और कोई अगर फ्रॉड वगैरह कर लिया किसी के साथ तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये भी दो टाइप से हो सकता है, क्या, वॉइड एब इनिशियो, मतलब इसके कुछ हम देख रहे हैं कि जो वॉइड एग्रीमेंट है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं या फिर उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट के इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है शुरुआत से ही वॉइड। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये पहले सही था, बाद में जाके कोई प्रॉब्लम हो गई, बाद में जाके ख़राब हो गया, नहीं, ये शुरू से ही ख़राब है, शुरू से ही गलत है, आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन पे। एंड सेकेंड चीज़ जो आती है इसमें, अगर आप वॉइड हो गया, कोई एग्रीमेंट वॉइड है, आप जैसे कि एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, ए और बी दो पर्सन हैं, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब हुआ क्या कि बी जो था वो था माइनर, ए को ये बात पता नहीं थी या थी, जो भी था, ठीक है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी का ये माइनर था, तो ये पहली बात तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइड एग्रीमेंट हो गया, सॉरी वॉइड एग्रीमेंट हो गया। ये शुरुआत से ही गलत हो गया क्योंकि बी जो है वो माइनर है। अब क्या हुआ कि ए ने बी से एग्रीमेंट किया था कि बी जो है अपनी बाइक सेल करेगा, सेल बाइक, और ए जो है उसके बदले में उसको 50,000 रुपये देगा, ठीक है। अब ए ने तो 50,000 दे दिए और बी ने उसको बाइक नहीं दी, तो अब जब ये कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट को ये बोलेगा कि इसने मैंने इसको पैसे दे दिए बट इसने मुझे बाइक नहीं दी, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि माइनर था। मतलब लॉ मानती है कि माइनर होने का मतलब उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने डिसीज़न ले सके, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कोई एग्रीमेंट में जा सके, इसलिए उसका एग्रीमेंट माना ही नहीं जाएगा। तो कोर्ट क्या बोलेगी, तुम्हारी गलती है कि तुमने इसे क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया इसके साथ। तो इस केस में इसको कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा नहीं, कोई कॉम्पनसेशन इसको नहीं मिलेगा, ये कह के कि तुम्हें पता होना चाहिए कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। मतलब माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वॉइड होता है, और वो भी वॉइड एब इनिशियो। मतलब तो ये था हमारा वैलिड एग्रीमेंट, मतलब वो एग्रीमेंट जो कि अब वैलिड है, जो कि इन्फोर्सेबल है लॉ के द्वारा। इसका मतलब वो पूरी तरीके से क्या बन चुका है अब, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब फर्स्ट चीज़ जो आती है, फर्स्ट जो बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कि पहला तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा आता है कि क्या हो अगर वो एग्रीमेंट वैलिड ना हो। ये तो हमने देख लिया कि वो वैलिड एग्रीमेंट है, लेकिन अगर वो एग्रीमेंट वैलिड ना हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। इधर क्या होगा, सेकंड टाइप बन जाएगा वो, और सेकंड टाइप कौन सा है, वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है जो लॉ की नज़रों में वैलिड नहीं है, ठीक है। मतलब जिस पे लॉ जिसको गलत माने, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल ना हो पाए, वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। वो आप उसको इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते। अगर वॉइड एग्रीमेंट आपने कर लिया और आप जाके फ्यूचर में कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट आपका डिसीज़न नहीं देगा या फिर आपके फेवर में डिसीज़न नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो बोलेगा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, ये हमारी नज़रों में सही नहीं है, ठीक है। अब वॉइड एग्रीमेंट कैसे कोई वॉइड एग्रीमेंट करेगा, तो वॉइड एग्रीमेंट कब कहा जाता है, जब आप किसी इनकम्पिटेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये इनकम्पिटेंट पर्सन क्या है, इनकम्पिटेंट पर्सन हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। इनकम्पिटेंट पर्सन होते हैं, पहला तो होता है माइनर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो 18 साल से कम का होता है
और चूंकि वो 18 साल से कम का होता है तो हम क्या मानते हैं कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो अपने डिसीज़न खुद ले सके और वो एक कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ सके। तो कोर्ट आपको क्या बोलेगा कि ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि तुम एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि उसको अपने अच्छे बुरे का कोई नॉलेज है नहीं। इसका मतलब कोर्ट हम ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुमने उसको जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, हो सकता है तुमने उस पर दबाव डाल दिया हो सकता है कि वो मान भी गया हो, वो अपनी मर्ज़ी से भी कर रहा हो, लेकिन उसे अपने अच्छे बुरे का कोई पता नहीं है। तो जो माइनर है उसके साथ किया हुआ जो आपका एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कभी बनेगा ही नहीं। तो जो एग्रीमेंट है वो कोर्ट क्या कहेगा, नहीं ये एग्रीमेंट जो है वो गलत है, वो वॉइड है। उसके अलावा वो अनसाउंड माइंड, ठीक है, अनसाउंड माइंड मतलब बेसिक हमारी लैंग्वेज में बोले तो पागल आदमी। तो अगर कोई आदमी मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो सही नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो आप ऐसे अगर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मीन्स ए और बी ये दो पर्सन है, बी जो है वो क्या है, अनसाउंड माइंड है, ठीक है। ए ने बी को जो है 1 लाख रुपए दिए। अब जब उसने बी को बोला लौटाने के लिए, बी ने बोला मैं 15 दिन बाद लौटा दूंगा। अब जब ए ने बी को बोला कि मेरे पैसे लौटा, तो वो तो भूल गया कि कौन से पैसे, कैसे पैसे, वो भूल गया बेचारा, उसकी क्या गलती, वो दिमाग से ही थोड़ा ऐसा था। तो अब क्या किया ए भाई साहब ने, वो गए कोर्ट में, ये गए कोर्ट में और जाके इन्होंने बोला कि जो है बी, उसको मैंने 1 लाख रुपए दिए थे और इसने मेरे जो रुपए हैं उन्हें लौटाए नहीं है। अब कोर्ट क्या बोलेगा, बी ने घोषित कर दिया कि मैं तो पागल हूँ भाई, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। तो अब कोर्ट क्या बोलेगा कि ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए कि तुमने एक अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इस केस में ए को कोई कंपनसेशन मिलेगा नहीं, उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उसके जो पैसे गए ना वो सब डूब गए, उसने वो 1 लाख दिए तो वो डूब गए, वो वापस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट की कुछ कंडीशंस होती है क्या, पहली बात तो वो वॉइड होता है शुरुआत से ही, मतलब वो वॉइड है इनिशियो, मतलब वो शुरुआत से ही क्या होता है, वॉइड होता है। आप ये नहीं कह सकते कि पहले तो सही था अब जाके ख़राब हो गया, नहीं, शुरुआत से ही अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर आपने अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, या फिर आपने जो हमारा कोई फॉरेन कंट्री का कोई पर्सन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये सारे ही केसेस में वो शुरू से ही क्या है, इलीगल, मतलब फॉरेन कंट्री से मतलब जो हमारी एनिमी कंट्री है, ठीक है। तो ये शुरू से ही क्या है, इलीगल है, इलीगल नहीं है, शुरू से ही क्या है, वॉइड है। इलीगल और वॉइड में थोड़ा डिफरेंस है जो हम बाद में देखेंगे। तो ये शुरू से ही क्या है, वॉइड है। अब आप अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो शुरुआत से ही गलत माना जाएगा। ये नहीं कह सकते हम कि यार हमने पहले तो कर लिया, हमें पता नहीं था, अब आप थोड़ा बहुत पैसे दे दो, नहीं। सेकंड चीज़ आती है कि कोई भी कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं मिलेगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, तो कोर्ट विल से नहीं भाई, हम तुम्हें कुछ कॉम्पनसेट करने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तुमने एक माइनर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। लेकिन एक केस हो सकता है जिसमें कॉम्पनसेशन मिल जाए, और वो केस क्या होगा, वो केस ये होगा कि अगर ए और बी ये दो पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें बी जो है वो क्या है, हमारे माइनर है। तो अब ए ने और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया एंड बी इज़ अ माइनर पर्सन। अब हुआ क्या कि जो ए है इसने इसको बाइक दी और इसके बदले में बी ने इसको, मतलब टोटल बाइक की जो रेट थी वो कितनी थी, वो थी 50,000 रुपीज़, ठीक है। और बी जो माइनर है उसने 10,000 रुपये तो उसको चुका दिए थे, और बाकी के जो 40,000 रुपये थे वो नहीं चुका पाया, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि इस केस में कोर्ट बोल सकता है कि भाई बी माइनर था, उसको इतनी नॉलेज है नहीं, और तुमने उससे 10,000 रुपये और ले लिए, तो बल्कि वो माइनर होने के कारण बी को कॉम्पनसेट कर सकता है, क्योंकि तुमने माइनर, वो ये मानेगा कि माइनर के साथ तो धोखाधड़ी हो सकती है, उसे अपने डिसीजंस लेना आता ही नहीं है, तो कोई भी उसको बहला फुसला के कुछ भी कर सकता है।
तो इस केस में बी को तो कंपनसेशन मिल सकता है, लेकिन ए को कंपनसेशन मिले इसके कोई चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। ये दो तो क्लियर हो गए, वैलिड एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट। अब तीसरा आता है और वो है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा आता है हमारा दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि जब एग्रीमेंट वैलिड होता है तब जाके तो वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब एग्रीमेंट वैलिड होता है तब जाके वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वॉइड हो सकता है? क्योंकि वो तो पहले वैलिड होगा जब भी तो कॉन्ट्रैक्ट बना, फिर वो वॉइड कैसे हो गया? तो ये हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड एग्रीमेंट। इसका मतलब शुरुआत में तो वो वैलिड था, शुरुआत में तो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो सकता था, शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई, ठीक है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जिसके कारण वो जो वैलिड जो हमारा एग्रीमेंट था, मतलब जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, वॉइड में। क्या बात चल रही है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट बनता ही कब है, जब वो वैलिड होगा, जब वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो जाएगा। अगर इन्फोर्सेबल नहीं होगा तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो जो चीज़ पहले वैलिड थी वो बाद में क्या हो गई, वॉइड। इसका मतलब तो यही हुआ कि शुरुआत में तो ये वैलिड थी, लेकिन बाद में कुछ कंडीशंस की वजह से क्या हो गया, वॉइड हो गई। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दो पर्सन हैं ए और बी, ये दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब हुआ क्या कि जो ए है उसने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए ने बोला कि तुम मुझे, ए ने तो उसको बी को घर दिया और इसके बदले में बी क्या देगा उसको, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, ए ने बी को घर दिया और बी ने 1 करोड़ रुपए दिए। तो अब हुआ क्या, बी ने उसको 50 लाख रुपए का पेमेंट तो कर दिया, लेकिन 50 लाख के बाद 50 लाख नहीं कर पाया और उससे पहले ही उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये एग्रीमेंट क्या था, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। कि शुरुआत में तो ये कॉन्ट्रैक्ट सही था, लेकिन बाद में कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो गए कि इसमें प्रॉब्लम हो गई और उन प्रॉब्लम की वजह से ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। अब इसकी कुछ कंडीशंस आती हैं कि इसमें जो है जो कंपनसेशन है वो मिलेगा। हाँ, अब इस केस में क्या होगा कि जो बी है उसने 50 लाख तो दे दिए थे, बाकी के 50 लाख देना उसका बाकी रह गया था। तो इन 50 लाखों को कौन देगा, इन 50 लाख को देगा बी के जो बी घर के, मतलब उसके जो नॉमिनी वगैरह हैं वो इन 50 लाख रुपए को पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉइड। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए और बी, ये दो क्या है, दो पर्सन है ए और बी। तो ए ने बी को धमकाया, ए ने बी को फोर्स किया कि बी तुम अपना जो घर है वो मुझे बेच दो, ठीक है, वरना तो मैं तुम्हें मतलब मार दूंगा, या ऐसे कुछ धमका दिया ए ने बी को कि तुम मुझे अपना घर दे दो। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं तुम्हारा घर चाहता हूँ 50 लाख रुपए में। तो उसने बोला कि बी मैं 50 लाख रुपए में तुम्हारा घर चाहता हूँ, तुम मेरे को दे दो। अब बी के पास दो ऑप्शन है, बी क्या कर सकता है, इसको घर दे सकता है और इसको मना भी कर सकता है कि नहीं मैं नहीं दे रहा, तू जा यहाँ से। तो ये दो केसेस इसमें हो सकते हैं, ये हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है। अगर ये हाँ करता है मतलब ए ने बी को कुछ प्रपोज किया और वो प्रपोजल हालांकि कैसे है, वो प्रपोजल है उसका फोर्स करके, ठीक है, फ्री कंसेंट नहीं है, फोर्स करके। लेकिन बी के पास दो ऑप्शन है, बी उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है और बी उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। इन केस बी अगर उसको एक्सेप्ट करता है, बी बोलता है कि हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, 50 लाख रुपए सही है मेरे घर के लिए,
तू घर ले ले। तो अगर बी बोलता है ए को कि चलो ठीक है मैं तुम्हें घर देने के लिए रेडी हूँ, तो इस केस में क्या होगा, ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा लॉ के द्वारा। ये वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो सारी कंडीशन है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बी ने हाँ कर दिया कि ठीक है तुम मेरा घर ले लो और मुझे 50 लाख रुपए दे दो। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है कि अगर बी मना कर दे, तो बी ने मना कर दिया कि नहीं मैं तुम्हें अपना घर नहीं बेच रहा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये जो है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आप फोर्स नहीं कर सकते, मतलब बी ने मना कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। जो सारे हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के देखे थे वो सारे इसमें आ गए। तो हम बात कर रहे हैं वॉइडेबल की, तो ये दो चीज़ों से मिलके बना है वॉइड और एबल। वॉइड मतलब जिसके लिए मना कर दिया कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, लॉ के द्वारा भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा। जबकि एबल मतलब जो लॉ के द्वारा क्या हो, इन्फोर्सेबल हो जाए। तो ये इन्फोर्सेबल होगा या नहीं होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बी के ऊपर। और बी कौन है यहाँ पे, बी को हम यहाँ पे बोलेंगे एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जो पीड़ित पक्ष जिसको बोल सकते हैं हम, एग्रीव्ड पार्टी, कि इसके साथ धोखाधड़ी हुई है, इसके साथ इसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की कि तुम मुझे अपना घर बेचो। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, एग्रीव्ड पार्टी। अगर ये चाहती है कि हाँ मैं तुम्हें अपना घर दे दूँगा, तो ये क्या हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर ये मना कर देती है तो ये वॉइड हो गया। तो इसका मतलब वॉइडेबल दोनों तरीके का हो सकता है, वो इन्फोर्सेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है। अभी तक हमने 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली देखे थे, जिसमें एक तो वॉइडेबल, एक हमने देखा था वॉइड एग्रीमेंट, एक हमने देखा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक देखा था वैलिड एग्रीमेंट, और एक देखा था हमने वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमने देखा कि जो पहले तो एप्लीकेबल था, पहले तो सही था, बाद में गलत हो गया। इनको सबको एक साथ मिला के अगर हम देखें तो क्या हुआ, जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब पहले सही और बाद में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो वॉइड हो गया। वैलिड एग्रीमेंट जो क्या रहता है, वैलिड रहता है, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है, और उसमें आपको कॉम्पनसेशन वगैरह अगर कोई फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो क्या होगा, आप रियम्बर्स कर सकते हैं। उसके अलावा वॉइड एग्रीमेंट, तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, जो शुरू से ही वॉइड हो, जिसमें कोई चांस ही नहीं है कि पहले सही था या नहीं था, इसका कोई चांस नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आता है वॉइडेबल, ये होता है एग्रीव्ड पार्टी की कंसेंट के ऊपर, मतलब एग्रीव्ड पार्टी अगर हाँ कर दे तो ठीक है, और एग्रीव्ड पार्टी अगर ना कर दे तो वो जो है वॉइड कहला दिया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम देखेंगे, और जो है हम इसके आगे के जो टॉपिक है वो हम बाद में देखेंगे। जो हमारा फॉर्मेशन के बेसिस पे था और जो हमारा एग्जीक्यूशन के बेसिस पे था, हम उन्हें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू।